इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, बोर्स मॉडल बताया था पूरा का पूरा। लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक बार फिर मैं इसको रिकैपिटुलेट करा देता हूँ, क्योंकि आप मान के चलो वो बैकबोन है तुम्हारे अब आने वाली साइंस के लिए, चाहे वो 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, इवन जहाँ भी ऊपर आगे जाओगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हर हाल में आपको आनी चाहिए। हालांकि 10th के बाद इस टाइप की जो मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा रहा हूँ ना, ये ख़त्म हो जाएगी, एक दूसरे टाइप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी। अभी कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मान लो कि यहाँ पर बहुत सारी सोसाइटी हैं, समझ रहे हो? तो सोसाइटी के अंदर मान लो अलग अलग एटम है, अलग अलग सोसाइटी हैं, ठीक है। अब हमें सिर्फ क्या पता चला है, एक सोसाइटी है, उसमें इतने सारे कमरे हैं, मतलब इतने फ्लैट हैं, कमरे नहीं फ्लैट हैं बस। तो हमें सिर्फ फ्लैट के नाम पता चला है, ठीक है, कि फ्लैट के अंदर कितने कमरे हैं इतना पता चल गया है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि हमें ये वाला एटम है, इसके चारों तरफ ये वाले आपके नंबर ऑफ़ रूम हो गए, ठीक है। अब सिर्फ नंबर ऑफ़ रूम के बारे में पता चला है कि कितने, एक मकान में कितने रूम हैं। पहले मकान में 2 होंगे, दूसरे में 8 होंगे, इस तरह से। अब आगे क्या पता चलेगा जब तुम अगली क्लास में जाओगे, नेक्स्ट क्लास में जाओगे 11th में, वहाँ पे ये भी पता चलेगा कि भाई इलेक्ट्रॉन कौन से बेड पे सोया हुआ है, समझ रहे हो? रूम है, रूम के अंदर बेड होता है, बेड पर 2 बंदे सोते होते हैं। तो एक रूम के अंदर जो एक बेड है, जो उस बेड पर 2 इलेक्ट्रॉन कैसे सोए, एक ही तरफ मुंह करके सोए या एक इधर करके सोए। तो एग्जैक्ट लोकेशन इलेक्ट्रॉन की जब आएगी तब ये आपको पता चलेगा जब आप 11th में जाओगे, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ इतना बताया जाएगा तुम्हें ऊपर से, ये बोर मॉडल ख़त्म हो जाएगा, बता दूँ, ये आगे कोई काम का नहीं है, ये रद्दी में चला जाएगा जब 11th में पहुँचोगे तुम। लेकिन क्योंकि वहाँ पहुँचोगे तो पढ़ना तो वहाँ भी पड़ेगा तुम्हें ये वाला मॉडल, ऐसा नहीं है कि वहाँ नहीं पढ़ना पड़े। तो मैंने जैसे ये बताया था कि जो बोर मॉडल ने ये बोला था कि भाई इलेक्ट्रॉन एक फ़िक्स ऑर्बिट में क्या करता है, मूव करता है। इस फिक्स ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन का नंबर से फिक्स होता है, उसकी एनर्जी फिक्स होती है, उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी फिक्स होती है, उस इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस फिक्स होती है कि यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस होगी। सब कुछ डिफाइंड इसने ऑर्बिट ने, मतलब क्या ना, बोर मॉडल ने किया था, ठीक है। उसने ये भी बताया था कि भाई इलेक्ट्रॉन जब इस ऑर्बिट के अंदर मूव करेगा वो एनर्जी रेडिएट नहीं करता है, जैसे कि रदरफोर्ड ने बोला था, ठीक है। यहाँ पर जब तक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में मूव करता रहेगा तब तक एनर्जी लूज़ नहीं करेगा। एनर्जी कब लूज़ करेगा, जब इस सेल से वो दूसरे सेल में जाएगा, या अंदर वाले सेल में जाएगा, या बाहर वाले सेल में जाएगा, तभी एनर्जी उसकी क्या होगी, चेंज होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी, ठीक है। ये इसके काम थे। अब हमने ये बताया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कि अगर किसी, देखो एक चीज़ बताई कि एटॉमिक मास क्या होता है, एक चीज़ बताई थी कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन हमने तुम्हें बताई थी। तो एटॉमिक नंबर तो क्या होता है कि किसी भी एटम के अंदर जो प्रोटॉन की संख्या है वही एटॉमिक नंबर होता है। अब क्योंकि प्रोटॉन किसके बराबर होते हैं, इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों के बराबर माना जाता है। अब प्रोटॉन तो कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, तो उनको तो अरेंज करने की ज़रूरत है नहीं, भाई तो फिक्स है 10 प्रोटॉन है, 10 प्रोटॉन किसके अंदर होंगे, वो न्यूक्लियस के अंदर ही होगी। लेकिन हमें अरेंज किसको करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना पड़ता है। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वो एक जगह पर नहीं होते हैं, वो क्या होता है अलग अलग ऑर्बिट के अंदर, और अलग अलग सेल, जो एनर्जी लेवल कहते हैं हम, इनके अंदर अलग अलग सेल में चक्कर लगाते हैं, मूव करते रहते हैं। अब यहाँ पर इसने बोर मॉडल ने बताया था कि भाई जब इलेक्ट्रॉन चारों तरफ मूव करते हैं तो इस सेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकते हैं, उसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में जाने का फॉर्मूला क्या था, 2n² था, जहाँ पर n इक्वल क्या था, 1 था, n इक्वल क्या था, 2 था, n इक्वल क्या था, 3 था। मतलब क्या था, 1 का मतलब पहला ऑर्बिट हो गया, 2 का मतलब दूसरा ऑर्बिट हो गया, 3 का मतलब तीसरा ऑर्बिट हो गया, 4 का मतलब चौथा ऑर्बिट हो गया। समझ रहे हो? ऐसे मान के चलो कि ये आपका ऑडिटोरियम और यहाँ पे कुर्सी लगी हुई है, ऐसे कुर्सी लगी है, ऐसे कुर्सी लगी है, ऐसे कुर्सी लगी है, ऐसे कुर्सी लगी है, इस तरीके से मान के चलो आप, ठीक है ना। तो सबसे पास वाली रो होगा तो उसमें तो कम ही कुर्सियाँ होंगी,
समझ रहे हो। तो उसके बाद यही चीज़ यहाँ पर अरेंजमेंट के हिसाब से बताया गया था कि भाई पहला जो ऑर्बिट है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो हम कैसे डालते हैं, n = 1 लेकर के 2n² का फॉर्मूला लगा करके। जैसे पहले ऑर्बिट में, पहले ऑर्बिट को क्या, कौन सा सेल कहते हैं हम, बताओ, के सेल। पहले को हम क्या कहेंगे, के सेल। दूसरे वाले को क्या कहेंगे, एल सेल। और तीसरे वाले को क्या कहेंगे, एम सेल। ये हमने सेल बताए थे ऐसे ही कि ये के सेल हो गया, ये एल सेल हो गया, ये एम सेल हो गया, और ये क्या होता है, एन सेल। ये एन की वैल्यू क्या होती है यहाँ पर, 4 होती है। ठीक है। जैसे ये पहला सेल है तो के सेल हो गया, ये दूसरा सेल है तो एल सेल हो गया, तीसरा सेल है तो एम सेल हो गया, चौथा सेल है तो एन सेल हो गया। ठीक है। अब पहले सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2n² के हिसाब से, 2 × 1 का स्क्वायर कितने हो गए, 2। तो पहले सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं आपके यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। दूसरे सेल में 2 × 2 का स्क्वायर कितने हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तीसरे सेल में 2 × 3 का स्क्वायर मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 18 हो सकते हैं। जैसे 18 इलेक्ट्रॉन बना देंगे यहाँ पर। ऐसे चौथे सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 32 हो सकते हैं। तो 32 इलेक्ट्रॉन बना देंगे। इस तरह से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का ये लिमिट रखी थी कि इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। इससे कम कितने होंगे वो डिपेंड करेगा कि हम बताने वाले इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन कैसे लिखी जाएगी। अब देखो के सेल में 2 होते हैं, 1 से लेके 2 तक। एल सेल में 1 से लेके 8 तक होंगे, 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 8। तो ऐसा नहीं 1 2 नहीं होंगे, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी, 7 भी, और मैक्सिमम कितने होंगे, 8। अगर 8 से ज़्यादा बनते हैं तो कौन से सेल में जाएगा वो, एम सेल में। एम सेल में क्या हो सकता है कि मैक्सिमम 18 और 1 से लेकर 8 तक। अगर 18 नहीं बन रहे तो मैक्सिमम 8 वाले पार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। 18 नहीं बन रहे तो 1 से लेकर 8 तक। ऐसे ही एल एन सेल में कितने हो सकते हैं, 1 से 8 तक भी हो सकते हैं, 18 भी हो सकते हैं, और फिर मैक्सिमम 32 हो सकते हैं। ठीक है। 8 और 18 के बीच में नहीं हो सकते, ध्यान रखना। अगर 18 का पेयर बनेगा तभी होंगे, नहीं तो 8 में कन्वर्ट होगा वो। ऐसे ही यहाँ पर 1 से 8 तक हो सकते हैं, लेकिन 9 10 11 12 13 इस तरह से नहीं हो सकते। या तो कितना होना चाहिए, 18 होना चाहिए, या फिर 1 से लेके 8 तक होना, लिख सकते हैं। इस तरह से इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन के बढ़ता जाता है आगे। जैसे मैंने कुछ एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन लिखाया था यहाँ पर मैं, अच्छा एटॉमिक मास भी समझ लो क्या है, फिर मैं 20 एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन की टेबल बनाऊंगा, वो आपको याद करनी पड़ेगी। पहले एटॉमिक मास क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक मास। ठीक है। अब न्यूट्रॉन, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, न्यूट्रॉन है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन नहीं, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है। और ये कहाँ रहते हैं, दोनों पार्टिकल कहाँ पर है, ये न्यूक्लियस ऑफ एटम। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, बताया था तुम्हें, जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक। ठीक है। उसने देखा था कि जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मास जब क्या नाम है मेजर किया जाता है तो हमेशा एटम के मास से छोटा होता है। इसका मतलब कोई और पार्टिकल है जिस पे कोई चार्ज नहीं है, सिर्फ क्या है न्यूट्रल है, तो वो जो पार्टिकल निकल के आया था क्या था, वो न्यूट्रॉन था। और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, सिर्फ एटॉमिक मास होता है, और कुछ नहीं होता है इसके। ठीक है। मैं अभी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की एक टेबल बनाऊंगा, उस टेबल को आपको तीनों का डिस्टिंग्विश करूँगा कि इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी, प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टी क्या होती है। समझ रहे हो, टेबल के थ्रू याद कर सकते हो। अब उसके बाद पहले इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन लिखते हैं सभी एटम की। पहले 10 की लिखेंगे, फिर उसके बाद आगे 10 की लिखेंगे। देखो
देखो एलिमेंट नेम, नेम ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का नाम, उसके बाद सिंबल, उस एलिमेंट का सिंबल क्या है, एटॉमिक मास क्या है उसका, ठीक है, उसमें प्रोटॉन कितने हैं या इलेक्ट्रॉन कितने हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होंगे, दोनों सेम होंगे। उसमें ये एटॉमिक नंबर भी है, ध्यान रखना, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर आपका प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तीनों क्या है इसके अंदर इक्वल है, इक्वल डाल देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मास नंबर है यानी एटॉमिक मास, अच्छा एटॉमिक मास तो लिख दिया हमने, न्यूट्रॉन लिख देते हैं यहाँ पर, न्यूट्रॉन कितने होंगे, ठीक है। फिर हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और फिर लिखेंगे यहाँ पर वैलेंसी, वैलेंसी क्या है उसकी, ठीक है। देखो पहला एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, कौन सा होता है वो, जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है कौन सा होगा। फर्स्ट एलिमेंट होता है आपका कौन सा, हाइड्रोजन, जिसका सिंबल H, एटॉमिक मास 1 होता है, एटॉमिक नंबर 1 होता है, न्यूट्रॉन संख्या 0 होती है, क्योंकि न्यूट्रॉन इज इक्वल हमने क्या बताया था, मास माइनस प्रोटॉन, ये हमने न्यूट्रॉन का नंबर बताया था। तो 1 में से वैलेंसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, K सेल, L सेल, M सेल और N सेल, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो हम यहाँ पर लिख देते, क्योंकि ये 1 ही इलेक्ट्रॉन है इसके लास्ट सेल में, मतलब उसमें, तो 1 ही क्या माना जाएगा, इसकी वैलेंसी मानी जाएगी, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले सेल में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है हीलियम, हीलियम का सिंबल क्या होता है, H ही होता है, इसका एटॉमिक मास 4 होता है, एटॉमिक नंबर 2 होता है, ठीक है। तो 4 में से 2 गया यार, 2 क्या हो जाएगा इसका 2 क्या हो गया इसका, न्यूट्रॉन हो गए। और 4 में से इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पहले सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2, तो 2 ही इसका एटॉमिक नंबर है यानी इलेक्ट्रॉन है। तो फर्स्ट सेल कंप्लीट हो गया इसका। अब एक बात ध्यान रखना, क्योंकि पहले सेल इसका कंप्लीट है इसीलिए ये कोई भी रिएक्ट नहीं करता है। जब कभी भी कोई भी किसी भी एटम का आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट होता है ना, कंप्लीट मतलब कोई इलेक्ट्रॉन उसके अंदर अकोमोडेट नहीं कर सकता, ठीक है ना, खाली नहीं पड़ा सेल, तो वो एटम या वो एलिमेंट इनर्ट हो जाता है। इनर्ट का मतलब वो किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता है। ऐसे एलिमेंट को इनर्ट गैसेस कहते हैं, नोबल गैसेस कहते हैं। नोबल मतलब किसी से रिएक्ट नहीं करती हैं, जैसे हीलियम आपको पता है कभी किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है। सबसे ज़्यादा अनरिएक्टिव एलिमेंट आपका हीलियम माना जाता है। तो जिसके लास्ट सेल में पहले केस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो ये कंप्लीट हो जाएगा।
और उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन लास्ट में है, लास्ट में कितने 8 इलेक्ट्रॉन है, तो वो भी क्या माना जाएगा कंप्लीट, यानी उसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट माना जाएगा ये, ठीक है ना। और वैलेंसी क्या होती है ये मैं बता देता हूँ आपको। जैसे लास्ट वाला कॉलम मैंने खाली कर रखा है आपका। वैलेंसी क्या होती है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट देयर आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड वैलेंसी। कैसे लिखेंगे वैलेंसी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर रिक्वायर्ड, number of electron which are required to complete, number of electron which are required to complete their outermost shell। रिक्वायर्ड में गेन भी हो सकते हैं, लूज भी हो सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड भी हो सकते हैं और इलेक्ट्रॉन जा भी सकते हैं, दोनों तरह से। तो जैसे अगर मान लो लास्ट शेल में कितने यहाँ पर है, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के 1, और मैक्सिमम कितने होते हैं, तो इसको कितना चाहिए इलेक्ट्रॉन अपना पूरा करने के लिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। तो जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए या लूज़ करेगा वही क्या मानी जाती है, उसकी वैलेंसी मानी जाती है। समझ रहे हो? अगर गेन करता है तो प्लस की वैलेंसी मानी जाती है, सॉरी लूज़ गेन करेगा तो माइनस की वैलेंसी मानी जाएगी, और लूज़ करेगा तो प्लस की वैलेंसी मानी जाती है, ध्यान रखना है। तो अब इलेक्ट्रॉन निकल गया ना, माइनस का चार्ज निकल गया और फिर माइनस आ रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर माइनस का चार्ज आ रहा है ना, इसलिए। अब इसका तो पूरा सेल कंप्लीट है, ना इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत है ना इलेक्ट्रॉन इसको देने की ज़रूरत है, इसीलिए इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 0, ठीक है। अब उसके हिसाब से अच्छा एक वैलेंसी होता है, एक वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होता है। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है कि आखिर के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अब यहाँ पर तो वैलेंसी भी वही है और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन भी वही है, बाकी केस में कईयों में नहीं होती है, वो पहले हम बताएंगे। पहले तीसरा एलिमेंट होता है इसका कौन सा, लिथियम। लिथियम बैटरी तुमने सुनी होगी बहुत सारी जो उसमें पड़ती हैं, क्या नाम है, स्कूटी वगैरह में या जो भी होती है बैटरी, हमारे मोबाइल वगैरह सब में लिथियम आयन बैटरी होती है। तो ये वही वाला एलिमेंट है। तो इसका सिंबल होता है Li, एटॉमिक मास होता है 7 और क्या नाम है नंबर होता है 3। एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका 3 होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन 7 में से 3 गया, 4 बन गया। और इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हम इसकी लिखेंगे, इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, ध्यान रखना ये जो ये वाला कॉलम है। तो पहले सेल में तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 ही आ सकते हैं। अब कितने बच गए 1, वो अगले सेल में चला जाएगा, हो गया, क्योंकि इस वाले सेल में 1 से लेकर 8 तक अकोमोडेट कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से अगला एलिमेंट क्या होना चाहिए आपका, बेरिलियम। हाय हेलो लिसन बी सी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, हो गया ना। हाय हेलो लिसन BBC न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट, पहले 10 एलिमेंट है ये। मतलब B का मतलब बेरिलियम होगा, हाँ, फिर ये बोरॉन होगा, फिर ये कार्बन होगा, फिर ये नाइट्रोजन का होगा, फिर ये ऑक्सीजन होगा, फ्लोरीन होगा, और फिर ये आगे लास्ट में आएगा नियॉन, ठीक है। अब ये देखो बेरिलियम का कितना होता है, बेरिलियम का कितना होता है, एटॉमिक मास बेरिलियम का होता है कितना 9, और एटॉमिक नंबर होता है 4, न्यूट्रॉन 9 में से 4 गया 5, ठीक है। और इसका जो क्या नाम है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, पहले में 2 आएंगे, फिर में 2 आएंगे। वैलेंसी लास्ट शेल में 2 है तो लास्ट के 2 आ जाएंगे, ठीक है।
पूरा नहीं है, क्योंकि इस सेल में कितने आएंगे इलेक्ट्रॉन, 1 से लेके 8 तक हैं। लिथियम की वैलेंसी 1 हो तो गई, लास्ट सेल में क्या है 1 है, ठीक है। उसके बाद बोरॉन का होता है कितना, एटॉमिक मास होता है 11, 10 होता है, पता नहीं 11 होता है शायद, और इसका 5 एटॉमिक नंबर होता है। और यहाँ पर आ जाएगा कितना, ये न्यूट्रॉन 11 में से 5 गया, 6 हो गया। इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन हो जाएगी 2 और ये 3, वैलेंसी हो जाएगी इसकी 3। ऐसे ही कार्बन है, तो कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, 6 एटॉमिक नंबर होता है और 6 ही इसमें न्यूट्रॉन होते हैं, और 2 और 4 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से नाइट्रोजन का 14 होता है, वो सॉरी 14 एटॉमिक नंबर होगा, 7 एटॉमिक मास होगा, एटॉमिक नंबर 7 होगा, और इसके इलेक्ट्रॉन भी मतलब न्यूट्रॉन भी 7 होंगे, 2 और 5 इसका हो जाएगा 4, इसकी बैलेंसी हो जाएगी। यहाँ पर ध्यान रहे नाइट्रोजन के केस में, नाइट्रोजन के केस में क्या है, आपको ये बात ध्यान रखनी है, लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है 5, तो ये 5 लूज नहीं करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट शेल में कंप्लीट करने के लिए, कितने होते हैं 8 होते हैं ना, तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसे, 3 चाहिए। तो इसके बाद पहले लूज वाले आ जाए, वो गेन करेंगे, जब गेन करता है तो फिर 3 - 3 की बैलेंसी इसकी आ जाएगी, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना इसे, 3 माइनस का चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन पर माइनस का चार्ज होता है, ठीक है। तो उसके बाद नाइट्रोजन के बाद आ जाता है आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कितना होता है, ये नाइट्रोजन ये ऑक्सीजन, कितना 16 एटॉमिक मास होता है, 8 एटॉमिक नंबर होगा, 8 ही एटॉमिक न्यूट्रॉन होंगे, और 2 और 6 इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन हो जाएगी। और यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये कितना -2 बैलेंसी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आगे जो आएगा आपका वो रहेगा फ्लोरीन। फ्लोरीन का आपका 19 इसका मास होता है, और 18 लिखा है 19 लिखा है, 9 न्यूट्रॉन 9 प्रोटॉन, तो फिर 18 हो जाएगा इसका। तो कितना हो गया, ये 9 हो गया, और 9 18 में से 9 गया, 9 बच गया, तो आपका आ गया 2 और 7 -1 इसकी क्या हो जाएगी, बैलेंसी हो जाएगी। सर इसमें तो एटॉमिक नंबर अलग दे रखे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन अलग दे रखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग दे रखा है। सबका तीनों सेम होंगे, देख लो, किसी में भी अलग अलग नहीं होगा, हैं। तो हम क्यों 3 कॉलम बनाएं अलग अलग फिर, हैं, ठीक है ना। उसके बाद फ्लोरीन के बाद आता है नियॉन, जिसका 19 इसका एटॉमिक 19 है, 21 20 है इसका, देख एक बार देखना, इसका 10 तो होता है। ये न्यूट्रॉन कितने हैं, 10 है, तो इसका मतलब 20 एटॉमिक मास हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन हो जाएगी 2 8। अब देखो इसका पूरा हो गया ना, क्योंकि मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 ही होते हैं ना इसके अंदर, तो इसके लिए बैलेंसी क्या हो जाएगी इसकी 0, ठीक है। नाइदर इट विल गेन द इलेक्ट्रॉन नॉर इट विल लूज द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस तरीके से ये तुम्हारी टेबल पूरी हो जाती है। पहले 10 इलेक्ट्रॉन की, ये फर्स्ट 10 इलेक्ट्रॉन की है, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद आगे के 10 इलेक्ट्रॉन हम और लिखते हैं, मिटा दें ये,
19 पोटासियम, 20 क्या होता है कैल्शियम। तो इस तरह से ये 20 एलिमेंट हैं। सोडियम का सिंबल क्या होता है? ना, क, नाक मैग्नीशियम का Mg होता है सर। है। अच्छा, ये सॉरी, Mg, एल्यूमिनियम, Si, P, S, Cl, Ar, K, Ca। ठीक है। एटॉमिक मास सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, एल्यूमिनियम का 27, 28, 31, 32, 35.5। आर्गन का होता है 30 नहीं 40, 39, 40। शायद मुझे ऐसा ही लग रहा है, थोड़ा बहुत गलत हो तो पता नहीं। ये 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये 35 लिख लो बस। 18, 19, 20 और ये क्या आ जाएगा? ये क्या हो गया? आर्गन का 18 होगा, इसका 19 होगा, इसका 20 होगा। न्यूट्रॉन माइनस करोगे तो 23 में से 11 गया, 12 बच गया। ये भी 12 बच गया। 27 में से 13 गया, 14 बच गया। ये भी 14 होगा। 31 में से 15 गया तो कितना बचेगा? 16 बचेगा। 32 में से 16 गया, 16 बचेगा। 35 में से 17 गया, 18 बचेगा। 40 में से 18 गया, कितना बचेगा? 22। ये 20 और ये 20। इस तरह से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल आता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखेंगे तो क्या होगी? 11 की क्या होगी बताओ? 11 की क्या होगी? पहले में 2 आ गए, फिर उसके बाद 8, कितने बच गए ना? 11 है ना टोटल, तो 1 बचेगा, वो अगले वाले में बन जाएगा। ठीक है। इसकी 12 वाले की क्या होगी? 2, 8, 2। 13 वाले की हमने थोड़ा सा इसको हटाना पड़ेगा। पहले 2, 8, 2, फिर 13 वाले का 2, 8, 3, 2, 8, 4, 2, 8, 5 और 2, 8, 6। 17 वाले की 2, 8, 7। 18 वाले की 2, 8, 8। 19 वाले की 2, 8, 8 और लास्ट में 1। ठीक है। इस वाले की 2, 8, 8 और 2। अब इसके बैलेंसी इसकी 1 होगी, इसकी 2 होगी, इसकी लास्ट सेल में 3 है, इसमें 4 है, इसमें 3 है, इसमें नहीं। 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन गेन या लूज़ करता है, वो वैलेंसी मानी जाती है। अब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन के मतलब 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 करेगा, तो 7 ये गेन तो करेगा नहीं, ये 7 बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जिसके लास्ट में 1 होता है, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, ये तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं। तो इनकी वैलेंसी वही होगी जो लास्ट सेल में होता है। ठीक है ना। लेकिन अब 5, 6, 7 वाले इलेक्ट्रॉन गेन करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। तो ये 5 लूज़ करने की बजाय 3 गेन कर लेगा ये। तो इस वजह से क्या है, ये इनकी वैलेंसी माइनस में होना शुरू कर देती है। जैसे इसकी -2 हो जाएगी, इसकी -3 हो जाएगी, इसकी 0 हो जाएगी, इसकी फिर 1 हो जाएगी और इसकी 2 हो जाएगी। इस तरीके से ये सारा खेल ख़त्म हो जाता है। हो गया ना। कैपेसिटी का मतलब क्या है कि भाई इसकी इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की या गेन करने की कैपेसिटी कितनी है, कितने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करके कंबाइन होगा दूसरे के साथ में, उसे कंबाइनिंग कैपेसिटी या वैलेंसी कहते हैं। ठीक है। तो ये सारा कुछ हो गया। अब इसके बाद एक नया टॉपिक आपका स्टार्ट होता है,
आइसोटोप्स। जैसा कि हमने तुम्हें एक बार शायद पीछे बताया था कि हाउ टू रिप्रेजेंट एन एटम, किसी एटम को आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे। तो उसके लिए मैंने शायद सिंबल बताया था कि किसी भी एलिमेंट का सिंबल लिख के ऊपर एटॉमिक मास लिखते हैं और नीचे एटॉमिक नंबर लिखते हैं। ये देखो, जैसे ये आपका कोई एलिमेंट है, तो इस एलिमेंट के जो ऊपर लिखा जाएगा यहाँ पर एटॉमिक मास लिखा जाएगा और नीचे जो लिखा जाएगा यहाँ पर एटॉमिक नंबर लिखा जाएगा। ये बात ध्यान रखना। जैसे अगर मैं यहाँ पर कोई एलिमेंट लिख देता हूँ, ऊपर 23 लिख देता हूँ, नीचे लिख देता हूँ 11, तो एटॉमिक मास कितना हो गया इसका? इस एलिमेंट का एटॉमिक मास कितना है? प्लस करेंगे ना, माइनस। कितना है अभी? यानी यहाँ नहीं हो, इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं हो, 1% टेंशन नहीं है, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ, ऊपर क्या लिखा जाता है, नीचे क्या लिखा जाता है। मतलब तब भी तुम्हें पता नहीं चल रहा कि ये मैंने इसको ऐसे लिख दिया था, एटॉमिक मास पूछा हुआ तो कितना होगा, कितना होगा एटॉमिक मास। फिर अब कैसे पता लगा? इसलिए मैंने कहा यहाँ नहीं हो तुम। एटॉमिक नंबर कितना होगा इसका? 11 होगा। अब पता चला ना 1 सेकंड के अंदर। किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट जब करते हैं तो ऊपर एटॉमिक मास लिखा जाता है, नीचे एटॉमिक नंबर लिखा जाता है, ठीक है ना। इवन हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर पोटासियम लिखा हुआ है और इधर 19 लिख दें, उधर 39 लिख दें, तो इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं। तो ये एटॉमिक नंबर माना जाएगा और ऊपर क्या माना जाएगा? एटॉमिक मास माना जाएगा, ध्यान रखना। और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन माइनस करके निकाले जाते हैं। जैसे 23 में से 11 जाएगा तो 12 इसके अंदर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन निकलेंगे। ये तो रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया एलिमेंट का। अब एक्चुअली क्या होता है, एक टर्म है आइसोटोप्स। आइसोटोप क्या होते हैं कि कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं कि जो इनका एटॉमिक मास तो अलग अलग होता है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम होता है। कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनका मास तो क्या होगा? अलग अलग होगा। ऊपर मास लिखा जाता है ना, तो ऊपर मास अलग अलग है लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है? दोनों का सेम है। अब क्योंकि किसी भी एलिमेंट को उनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से हम क्या नाम है, नाम देते हैं। जैसे हमें पता है किसी का एटॉमिक नंबर 6 है तो वो कार्बन ही माना जाएगा। मास नंबर अलग अलग है तो भी क्या माना जाएगा? वो कार्बन ही माना जाएगा, क्योंकि नंबर के हिसाब से ही हम उस एलिमेंट को नाम दिया हुआ है। समझ रहे हो? तो लेकिन जब मास नंबर अलग अलग होता है उस एलिमेंट को हम क्या कहते हैं? आइसोटोप कहते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे कि दोज एलिमेंट्स which has same atomic number but different atomic mass. Those element which have same atomic number but different atomic mass आर कॉल्ड, क्या कहेंगे उसे हम? आइसोटोप। ठीक है। अब उसके बाद फॉर एग्जाम्पल लिखो, हाइड्रोजन हैज़ 3 आइसोटोप्स। 3 आइसोटोप्स होते हैं हाइड्रोजन के। एक 1,1, एक 2,1 और एक 3,1। ये जो 1,1 हाइड्रोजन है इसको हम हाइड्रोजन ही कहते हैं। नॉर्मल हाइड्रोजन यही वाला होता है आपका। और दूसरा नाम इसको प्रोटियम भी कहा जाता है।
जो प्रोटॉन होता है उसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास सेम होता है, इसलिए हम इसको प्रोटियम या प्रोटॉन भी कह देते हैं। जो आपका ये वाला हाइड्रोजन है इसको ड्यूटेरियम कहते हैं, DEUTERIUM, ड्यूटेरियम। हाइड्रोजन का ये आइसोटोप है लेकिन ड्यूटेरियम कह देते हैं हम, कैपिटल डी से लिख देते हैं कई बार इसे। और ये जो हाइड्रोजन है इसको ट्रीटियम कहते हैं, TRITIUM। ठीक है, इसकी प्रेजेंस सबसे कम है, मतलब बहुत ही, मतलब ये मान के चलो 0.0000000000001 इतने परसेंट मिलता है, मतलब ना के बराबर। कई लाख लीटर पानी होगा तब उसमें 1 लीटर के बराबर ट्राइटियम मिलेगा तुम्हें। और सबसे बड़ी बात है कि सन के अंदर यही 2 एलिमेंट ज़्यादा हैं, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। समझ रहे हो? जो एक तो परमाणु बम होता है, परमाणु बम मतलब एटम बम, जिससे दुनिया ख़त्म हो सकती है। लेकिन होता क्या कि परमाणु बम से दुनिया नहीं ख़त्म होगी, एक शहर ख़त्म होगा। एक होता है हाइड्रोजन बम, उससे पूरा कंट्री ख़त्म हो जाएगा, एक शहर ख़त्म नहीं होगा, वो इतना ख़तरनाक होता है। तो जो हाइड्रोजन बम बनता है वो इससे बनता है, ड्यूटेरियम या ट्राइटियम से। सर किस कंट्री के पास है, क्यों नहीं है? इंडिया के पास है। इंडिया के पास भी है, सर, USA के पास है। ऐसा तो मामला है जैसे आपने बताया कि शहर खत्म हो जाएगा, फिर एक कंट्री, ऐसा नहीं होगा कि इससे पूरा वर्ल्ड खत्म हो हैं? जाए? ऐसा कोई बॉम्ब जिससे पूरा वर्ल्ड खत्म हो जाए? यानी कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनका एटॉमिक मास थोड़ा ज़्यादा होता है। अब जैसे इसकी परसेंटेज 75% है और इसकी परसेंटेज 25% है नेचर के अंदर, तो इसका मतलब हम इन दोनों में से इग्नोर नहीं कर सकते, ये भी काफ़ी ज़्यादा है, ये भी काफ़ी ज़्यादा है। तो जब हम किसी का मास नंबर निकालते हैं जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है कि कौन सा एलिमेंट रखा जाए, तो ये दिक्कत आती है 35 वाला रखा है या 37 वाला रखा है। तो इस दिक्कत को दूर करने के लिए एक अलग से फॉर्मूला बनाया जाता है जिसे कहते हैं एवरेज एटॉमिक मास। क्या कहते हैं? एवरेज एटॉमिक मास। और एवरेज एटॉमिक मास इक्वल होता है आपका, किसके इक्वल होगा ये? ऐसे मान लो M1P1 प्लस M2P2 डिवाइड बाई 100। इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं इसका, M1P1 प्लस M2P2 डिवाइडेड बाई 100। अब ये कैसे? जहाँ पर M1 क्या है, 2 आइसोटोप है ना, ये पहले आइसोटोप का मास है और उसकी परसेंटेज है, ये दूसरे आइसोटोप का मास है और उसकी, जैसे यहाँ पर ये देखो क्लोरीन है, तो क्लोरीन का जब आप एवरेज एटॉमिक मास निकालोगे तो कैसे आएगा? सर 35 आएगा। M1 कितना है ये? 35। तो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन 35 मल्टीप्लाइड 75 प्लस अगले वाले का क्या है? मल्टीप्लाइड बाई डिवाइडेड बाई 100 करोगे 3550 के करीब आएगा। तो एवरेज एटॉमिक मास 35.5 लिखते हैं। ठीक है, ये आपका एवरेज एटॉमिक मास होता है किसका? क्लोरीन का। ऐसे ही बहुत से एलिमेंट हैं जिनका परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा दे रखी होती है, तो उनके लिए हम एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं इसी फॉर्मूले से। ठीक है, अच्छा यूज भी है इसे आइसोटोप के, ऐसा नहीं है कि यूज ना हो, मेडिकल में बड़ा यूज है इसका। क्या क्या यूज है? व्हाट आर द यूजेज ऑफ आइसोटोप? देखो सर साइंस का किस चैप्टर में टेस्ट करो? हैं, साइंस का किस चैप्टर में टेस्ट करो? फोर्स एंड लॉज और मोशन। सर मैथ्स ले रहे हैं। मैथ का दे सर, इस बार साइंस के भाई, मैथ का में तो आप समझो
अगर